अब आप कर लियोगे सब लोग, तो इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। जरा बताओ आप सब लोग, हम लोग को निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? ए से ई तक गया ना, तो ए से ई तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्प्लेसमेंट है, बताए थे ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और कोई कहे डिस्टेंस कवर्ड करता तो क्या होता बेटा? जान लो ना, 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ देते। अब क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक, क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे बेटा? आप लोग बताओ आराम से। कैसे निकाल लेंगे? देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल समझते हो ना, ये 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए के बाद आपको नजर आता होगा, सर ये लेंथ कितना है? क्या तुम्हें नहीं लिख रहा ये 2 है और ये 4 है? तो ये 2 मीटर इधर से यहां तक, और फिर इसके ऊपर 4, मतलब ये पूरा लेंथ हमको 6 मीटर दिख रहा है। देखो यहां से 2 ये 4 ये ना, ये 2 मीटर और यहां से यहां तक 4 मीटर 6 मीटर। अब तुमसे कहा जाए यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया? बोलो ये 3 मीटर है कि नहीं? तो यहां से नाम बढ़ा दे 3, और फिर ये कितना आ गया 5। क्या ये पूरा 8 मीटर आया कि नहीं? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं? ये यहां से यहां तक 8 मीटर, ये यहां से यहां तक 6 मीटर 6 मीटर। अब आपको हाइपोटेनस चाहिए, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। पढ़े होगे सब लोग, जानते रहो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर मतलब समझ ना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और अंडर रूट कर देंगे तो क्या हाइपोटेनस आ जाएगा कि नहीं? तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 64। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। ये कितना हो गया? अंडर रूट 100, और ये आ गया 10 मीटर। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तुम ही बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा? डिस्प्लेसमेंट आ गया 10। तुम बताओ टाइम कितना आया? अरे सर टाइम तो मालूम नहीं, लेकिन स्पीड कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। सर स्पीड दिया है तो एवरेज स्पीड भी वही हो जाएगा, कांस्टेंट है तो। और स्पीड मालूम है और डिस्टेंस कवर्ड मिल जाए तो टाइम आ सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। बताओ यहां एवरेज स्पीड कितना है? 5। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 2 + 3 कितना हो गया? 5। देखना डिस्टेंस कवर्ड, 2 + 3 5 + 4 9 9 9 + 5 9 + 5 14। तो कितना हो गया भैया? 14 हो गया अपॉन टाइम। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है यहाँ एवरेज स्पीड 5, डिस्टेंस कवर्ड 14 और अपॉन टाइम? क्या टाइम निकल आएगा कि नहीं? यहाँ से t बराबर 14/5। तो यहाँ t की जगह क्या लिख दिया बेटा? 14/5 ऊपर आ जाएगा। लो एवरेज वेलोसिटी आ गया। एवरेज वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट तो यहां से निकल गया, अब टाइम कैसे आएगा? तो हमने टाइम के लिए क्या बोला भाई? एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता था। यहाँ डिस्टेंस देख लेना, पूरा लेंथ था 5, 14 आया, टाइम निकल गया हम लोग से। सॉल्व कर लो आप, 2 से काट लेना इसको 5, 2 से इसको काटो 7, और ये आ गया 25/7 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गया। आया समझ में आप सब लोग को? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आप कई लगा सकते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर कहानी था ना बेटा। तो क्या आपको पूरा बात समझ में आ गया हल्का हल्का? चलिए यहां हम लोग डिस्टेंस क्या होता है,
कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इन चीजों को अब तक कंप्लीट किया। अब एक टर्मिनोलॉजी और है, इसको पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और वो है एसिलेशन। क्या है वो? एसिलेशन। एसिलेशन किसको कहते हैं? कहते हैं एवरेज एसिलेशन बोला जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या ऐसे कहो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एसिलेशन भी दो तरह से बोलो। एवरेज एसिलेशन कहता है एवरेज एसिलेशन, एवरेज एसिलेशन। चूंकि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है एवरेज एसिलेशन, इसलिए इस पर एरो का निशान लगाकर हम बात करें वेक्टर, और कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1। ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर घटा, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको जो घटाएंगे वो वेक्टरली घटाएंगे। v2 माइनस v1 अपान डेल्टा t, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v2 माइनस v1 अपान डेल्टा t। एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम इंटरवल। और जो हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना, वो हो जाएगा लिमिट। इंस्टेंटेनियस समझ गए ना, किसी स्टैंड पर देखो जब एवरेज बोला जाता है उसके लिए टाइम इंटरवल होता है। जैसे कहे 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच, तो 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच एक टाइम इंटरवल है। लेकिन हम बोले 4 सेकंड पर क्या होगा एक्सेलरेशन, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। 4 सेकंड पर क्या एक्सेलरेशन है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। 3 से 10 सेकंड के बीच एक्सेलरेशन क्या है, वो एवरेज एक्सेलरेशन है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस क्या लिखा जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। समझ में आ रहा है बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। इसी को मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा, dv बाई dt। तो आप समझ जाओ एवरेज एक्सेलरेशन कहता है, एवरेज एक्सेलरेशन कहता है तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिखा जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस समझ रहे हो ना, किसी स्टैंड पर कहे 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस। अब बोले यदि 2 से 5 सेकंड के बीच एक्सेलरेशन क्या है, तो समझ जाओ वो एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा तो dv बाई dt। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रेट ऑफ change of velocity is called instantaneous acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration। नहीं बोलते what is acceleration, rate of change of velocity is called acceleration। एक्चुअल में वो instantaneous acceleration है। और एवरेज कहो तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी। हाँ, ये जो तुम घटाओगे वो वेक्टोरली घटाते हैं, वेक्टोरली माने डायरेक्शन के साथ घटाते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं जो सब्ट्रैक्ट करते हैं ये बेटा वेक्टर का क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां हम लोग अभी केवल इंट्रोडक्शन लिए और समझे हैं कि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। कुछ समझ में आया बेटा? हाँ, तो अब ध्यान दो, थोड़ा सा और बात को हम लोग बढ़ाते हैं और ये समझ के चलो बेटा कि यदि तुमसे कभी भी कहा जाए कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है और एक्सेलरेटेड है, तो ध्यान देना पार्टिकल स्ट्रेट लाइन तभी जाएगा एक्सेलरेटेड जब v और a एक ही डायरेक्शन में हो या एक ही लाइन में हो। क्योंकि हम लोग को अभी जो क्वेश्चन लगाएंगे वो स्ट्रेट लाइन में ही लगाएंगे, इसलिए हम यहां बात कर रहे हैं आपसे यदि v और a एक ही डायरेक्शन में है या v और a अपोजिट है तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेटेड मोशन है और ये क्या है, रिटार्डेड मोशन है। लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ जाएगा, कर्ड पाथ नहीं जाएगा। सुनाई दिया? कर्ड पाथ नहीं जाएगा। यदि v और a एक ही लाइन में है, एक ही लाइन का मतलब दो चीज है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं, तो उसको कहोगे उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा रेखा में स्ट्रेट लाइन चलेगा, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। यदि v और a एक ही लाइन में है तो कह देना ये स्ट्रेट लाइन है। और जहां तुमसे लग जाए कि v और a सर्टेन एंगल पर आ गया,
जैसे का V और A सर्टेन एंगल पर आ गया, समझ जाओ अब सर V और A सर्टेन एंगल पर आ गया तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, कर्ड पाथ हो जाएगा। कैसा पाथ होगा, कर्ड चलेगा। कर्ड माने टेढ़ा मेढ़ा, मतलब सर्किल जा सकता है, एलिप्स जा सकता है, यदि V और A सर्टेन एंगल पर आ जाए। इसका मतलब इसमें A का दो कंपोनेंट होगा ना बेटा, A का एक कंपोनेंट A cos थीटा होगा और एक कंपोनेंट A sin थीटा होगा। देख रहे हो? और ओहो थोड़ा तेज चल रहा है। अब cos थीटा sin थीटा कैसे आया ये हम लोग बाद में बात कर लेंगे बेटा, अभी बस समझ जाओ यदि V और A सर्टेन एंगल पर है, अब ऐसे ही समझो अभी बस, है ना। कैसे A cos थीटा sin थीटा लिखे ये भी है, थोड़ा आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा तेज बढ़ गए, पीछे कर लेते, आराम से चल रहे हैं, अभी स्पीड नहीं देखिए। अभी हम केवल बेसिक बातें कर रहे हैं ना बेटा, धीरे धीरे बेस बन जाएगा तब खेलना शुरू करेंगे। फिजिक्स खेला जाता है लेकिन धीरे धीरे खेलेंगे ना बेटा। तो V और A सर्टेन एंगल पर है तो समझ जाओ इसका पाथ कर्व होगा, और V और A एक ही लाइन में तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे तो इन दोनों को लेंगे, तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन में V और A एक ही लाइन में होता है ना। हाँ सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या कर देंगे, ये एसिलेटेड है, अपोजिट है तो ये क्या है, रिटार्डेड है। अब इसमें डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं ना, कोई हाई फाई डायरेक्शन नहीं दिखाते, बस मान लेते इधर प्लस होगा तो इधर क्या होगा, माइनस मान लेते। समझ में आया? अब आप जैसे लिखते थे A बराबर क्या लिखते थे, V माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, इसको इधर फेंक दो AT हो जाएगा, ये V माइनस यू हो गया, इसको इधर ले आओ तो V इक्वल टू यू प्लस AT। V इक्वल टू क्या हो गया बेटा, U प्लस AT। ये पढ़े थे तुम लोग 9th या 10th में, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, बस उसी को मैंने यहाँ बता दिया, कोई ज्यादा मेहनत नहीं किया। समझ में आया? ये हो गया V बराबर U प्लस AT। देखिए बेटा ये तभी लगाना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, स्ट्रेट लाइन हो। पहली बात तो कब के लिए बात कर रहे हैं, दो बातें ये फॉर्मूला लगाने के लिए, पहला बात स्ट्रेट लाइन हो, और स्ट्रेट लाइन ही क्यों नहीं, स्ट्रेट लाइन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो ये लगेगा, एक्सेलरेशन यदि वेरिएबल है तो यह फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही लगेगा V बराबर U प्लस AT। ठीक, नोट कर लेना सब लोग। अब इसके बाद एक और बचता है बात, और वो है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। क्या पूछा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, यहां पर इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। चूंकि यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम ये बात लगा पाएंगे, ठीक है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो लोग कहते हैं, यदि यहाँ वेलोसिटी बढ़ने का रेट क्या है, एकदम कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है वेलोसिटी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी निकालो। क्या करो, एवरेज वेलोसिटी जो V प्लस यू, मतलब आपको t समय पर निकालना है और u इनिशियल वेलोसिटी है, तो V प्लस यू बाई 2 इंटू टी कर दो। एवरेज वेलोसिटी इंटू टी कर दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाला। इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया, फाइनल वेलोसिटी v मान लिया, तो सर कैसे निकल जाएगा एवरेज इन दोनों का, तो v प्लस यू कर दिया बाई 2, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी कर दिया। सुन रहे हो आप लोग? अब आप ध्यान देंगे, यस रहने दो, v की जगह क्या लिख दोगे बेटा, जल्दी से बताओ, u प्लस AT हो जाएगा, यहाँ प्लस u होगा, बाई 2 होगा, यहाँ t होगा। अच्छे से देखा जाए तो ये लिख सकते हो 2ut, t को भीतर कर दिया, प्लस AT स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लेना, यस इक्वल टू क्या आ गया, ut, 2 से कट जाएगा बेटा, यहाँ 2ut बाई टी 2 प्लस AT स्क्वायर बाई 2, अलग अलग लिख सकते हैं ना, a प्लस बी बाई सी, a बाई सी प्लस बी बाई सी, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाता है। वैसे इसको हम ग्राफिकल और बाद में इसको हम कैलकुलस के मेथड से डिराइव करेंगे।
इसको ग्राफ से भी करेंगे डिराइव और ये कैलकुलेट। हम अभी केवल पिछला बातें आपको रिवाइज करा रहे हैं। अभी हम पिछली बातें केवल आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, है ना बेटा। अभी कल फॉर्मूला लिखकर इस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ये मत समझना ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर हम बाद में और डिटेल पढ़ेंगे। अभी केवल हम 10th और 11th के गैप को बनाने के लिए कुछ बातें बता दे रहे हैं। अब ध्यान दो, एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं और 2 फॉर्मूला हो गया। तीसरा क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी कहते थे ना बेटा, इसको स्क्वायर कर दो तो v स्क्वायर u प्लस ए टी का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस देखो ना 2u ए टी है। लोग सुविधा के लिए u स्क्वायर लेते हैं प्लस यहां से लोग बड़े आराम से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2a कॉमन निकालते हैं। जब 2a कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा ut और चूंकि एक a निकला तो 8t स्क्वायर और एक 2 निकाल दिया तो हाफ 8t स्क्वायर। निसंदेह इसकी जगह यस लिख सकते हैं और ये पूरा फॉर्मूला बन के आता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ये सब फॉर्मूला तभी लगाना बेटा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मैंने कहा इसका एक मैंने जनरल डिराइवेशन बताया है, बाद में इसको कैलकुलस से भी डिराइव करेंगे और इसको हम ग्राफ से भी करेंगे जब हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। अभी हम केवल बीच का गैप करने के लिए, अभी हम थोड़ा सा गैप को कवर करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन लगाने का आधार बना रहे हैं। तो क्या हमारे स्टूडेंट को 3 फॉर्मूला तैयार हो गए कि नहीं? क्या क्या तैयार हो गया भाई, अब बताओ। पहला फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में लगेगा, हर जगह नहीं। और दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो अब स्ट्रेट लाइन में, तो v बराबर u प्लस ए टी पहला, ये तब जब u और a सेम डायरेक्शन में अपोजिट होगा तो u प्लस तो a माइनस। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। सब घबराना मत, अगले टर्न हम लोग अगले लेक्चर्स में इसी पर बेस क्वेश्चन लगाए जाएंगे, ठीक।